नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर और पाठ है सहर्ष स्वीकारा है। इसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। बच्चों, इसका पहला भाग हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और अब मैं उसी पाठ का आगे का जो पैराग्राफ है उसे आपको पढ़ाने जा रही हूँ। कविता का ये दूसरा भाग है। कवि कह रहे हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। बच्चों, पाठ में मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें कवि ने अपने अज्ञात व्यक्ति के लिए यह कविता लिखी हुई है, क्योंकि उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया है, स्पष्ट नहीं किया है कि यह जो कविता उन्होंने लिखी है वह कौन व्यक्ति है। वह उनकी माता भी हो सकती हैं, उनकी प्रिया भी हो सकती हैं, उनकी बहन भी हो सकती हैं, या कोई और प्रिय भी हो सकता है। लेकिन बच्चों, यहाँ पर जो पाठ में हम पढ़ रहे हैं वह पाठ के शब्दों पाठ में जिन शब्दों का चयन किया गया उसके आधार पे ऐसा लगता है कि यह कवि की प्रेयसी ही हैं, उनकी प्रिया ही हैं। तो हम उन्हीं के संदर्भ में ये कविता पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि न जाने क्या रिश्ता है और न जाने उनसे क्या नाता है। नाता मतलब संबंध। कवि कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि उनसे किस तरह का हमारा रिश्ता नाता है कि मैं अपने भीतर समाये हुए जो स्नेह रूपी जल है उसको मैं जितना ही बाहर निकालता हूँ वह फिर चारों ओर से सिमट कर उतना ही वापस चला आता है। तो बच्चों, यहाँ पर कवि ने अपनी प्रिया के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है। कहते हैं कि मेरे हृदय में जो है इतना स्नेह भर जाता है कि ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में, मेरे दिल में कोई झरना बह रहा है। और वह झरना कैसा है, किसके समान है? वह स्नेह के मीठे पानी के स्रोत के समान है। ऐसा लगता है जैसे मीठे पानी का कोई झरना है जो निरंतर जो है वो बहता रहता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रिया के लिए ये कहा है कि मैं जितना ही अधिक स्नेह तुम पर लुटाता हूँ उतना ही वह मेरे अंदर बढ़ता चला जाता है। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे उस स्नेह को पाकर के मेरा जो अंतर मन है वह तृप्त हो जाता है और कवि के मन में प्रेम है। कवि कह रहे हैं कि उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे कि कवि का जो आंतरिक वह बाह्य जगत है दोनों ही ऐसा लगता है कि उनके जो प्रिया हैं उनके द्वारा संचालित हो रहा है। तो यहाँ पर मुझ पर त्यों और मुस्काता चांद ज्यों, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरह से बच्चों इस पैराग्राफ में इसका अर्थ यह है। आगे कवि कह रहे हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। बच्चों, अब इस कविता में, इस अंश में कविता के कवि जो हैं वह यह चाहते हैं कि जो उनकी प्रिया हैं, जो उनकी प्रेयसी हैं, वह उनको भूलना चाहते हैं। कह रहे हैं कि अपनी प्रिया से कह रहे हैं कि तुम मुझे ऐसा दंड दो कि सचमुच मैं तुम्हें भूल जाने की सज़ा पाऊँ, अर्थात मैं तुमको भूल जाऊँ। क्यों कवि भूलना चाहते हैं बच्चों? क्योंकि कवि को लगता है कि देखिए, कई बार ऐसा होता है बच्चों कि जब हम किसी पर पूर्णतः आश्रित हो जाते हैं तब हम अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना बंद कर देते हैं। तो कवि को भी यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि अगर कभी वह अपने प्रिय से बिछड़ेंगे तो उनकी स्थिति कैसी होगी, उनके बिना तो वो जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं
कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दुख है, सुख है, जो संघर्ष अवसाद है, उस भाव को अंगीकार करने की प्रेरणा देते हैं इस काव्यांश में, क्योंकि वो जो अत्यधिक स्नेह करने वाली इनकी प्रिया है उससे यह दूर होना चाहते हैं, दूर होकर के उन परिस्थितियों का भी सामना करना चाहते हैं जो अकेले अभी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस पैराग्राफ में जो अर्थ बच्चों वो इस प्रकार है कि कवि जो है अपनी प्रिया को भूलना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी जो प्रिया हैं उन्हें भूलने का दंड दें, और वह इस दंड को भी क्या करेंगे, सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। वह इसको भी सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि आपने देखा कविता का नाम ही है सहर्ष स्वीकार करना, यानी कि उनकी प्रिया अगर उनको भूलने का दंड देती हैं, अपने तरफ से ऐसा व्यवहार करती हैं, तो उसको भी वह जबरदस्ती नहीं बल्कि क्या है, वो सहर्ष अर्थात खुशी खुशी उसको वह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। प्रिया को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा, और वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहते हैं। बच्चों, आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो दक्षिणी ध्रुव है, भौगोलिक दृष्टि से आपको पता होगा, वहाँ पर कहा जाता है कि 6 माह जो है वो अंधकार ही अंधकार रहता है। तो जैसे हमने सुना है ना रामायण में कि जो कुंभकर्ण था वो 6 माह सोता था और 6 माह जागता था, तो शायद ऐसा ही यहाँ भी हो। दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने जो है वो घनी अमावस्या की तरह अंधकार रहता है। तो कवि क्या चाहता है, कवि चाहता है कि वह दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 माह की जो रात्रि होती है उसके अंधकार में वह लीन होना चाहता है। वह उस अंधकार को कहाँ कहाँ झेलना चाहता है, अपने शरीर पर, चेहरे पर, अंतर अर्थात हृदय में वह उस अंधकार को झेलना चाह रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि प्रिया के स्नेह के उजाले ने उसे क्या किया है, घेर लिया है, और अब वो जो है इससे बाहर निकलना चाहता है। वो चाहता है कि उसके जीवन में दक्षिणी ध्रुव पर छाई हुई जो 6 मास की अमावस होती है वैसा ही उसके मन में भी अंधकार हो जाए और वह उसमें पूरी तरह से लीन हो जाए, डूब जाए। तो बच्चों, इस कविता में जो कवि हैं वह अपनी प्रिया को भूलना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि उनकी प्रिया उनको दंड दें जिससे वह उनको भूल जाएं। और किस तरह भूल जाएं, जैसे दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 माह की रात्रि की अमावस्या होती है, उसी तरह से वह उसी में पूर्णतः अपने आप को लीन कर लेना चाहते हैं। बच्चों, इस काव्यांश पर आधारित काव्य सौंदर्य यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिए हैं कि इस काव्यांश की विशेषता क्या है, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, संबोधन शैली है, कविता छंद मुक्त है, कविता छंद में नहीं है बच्चों। भर भर में आपको सभी को पता ही है कि जब एक ही शब्द की आवृत्ति एक या अधिक से अधिक बार हो तो उसमें अर्थ जो है वो भिन्नता न हो, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यानी शब्द जो है वो एक या एक से अधिक बार आएँ लेकिन उनके अर्थ में कोई भिन्नता न हो तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ऐसे ही मीठे पानी का सोता में क्या है, रूपक अलंकार है। उनके हृदय में क्या लगता है, उनके हृदय में ऐसा लगता है कि स्नेह रूपी मीठे पानी का सोता है, झरना है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। दिल में क्या झरना है, आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। अगला है इसमें काव्य सौंदर्य की जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, तो इसमें देखेंगे कि विरोधाभास अलंकार है। यानी कि कोई भी चीज़ जितना आप निकाल करके फेंक रहे हैं उतना ही यदि भर जा रहा है तो उस समय वहाँ स्थिति क्या देखेंगे, विरोधाभासी हो जाएगी, तो विरोधाभास अलंकार है। प्रिय के मुख की चांद के साथ समानता दिखलाई गई है, अतः उपमा अलंकार है यहाँ पर। और जिस तरह से प्रिय की शोभा इन्होंने दिखाई है, कहते हैं कि जिस तरह से
चंद्रमा की चांदनी जो है वो बिखरी हुई है, और वैसे ही तुम्हारा चेहरा मेरे ऊपर है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। काव्यांश आधारित बच्चों कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं। पहला है, जिसे कवि ने सहर्ष स्वीकारा था उसे ही क्यों भूल जाना चाहता है? तो आपको अब तक उत्तर इसका मिल गया होगा कि कवि अपनी प्रिया से वियोग का दंड पाना चाहते हैं, क्योंकि प्रिया की जो ममता है, जो कोमलता है, वो उसको पाकर के उनकी आत्मा क्या हुई है, कमज़ोर हो गई है। इसलिए वो चाहते हैं कि अब उनको भूल जाएं और अपने जीवन के सारे निर्णय जो है वो स्वतः ही करने के लिए तैयार हो जाएं। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? तो बच्चों, कवि ने अपने प्रिय के स्नेह से दूर जो अकेला एकाकी जीवन बिताएंगे, तो एकाकी जीवन की निराशा और विरह वेदना को सहन करना चाहते हैं। इस स्थिति को वह कैसा बताते हैं? अमावस्या के समान। क्योंकि जाहिर सी बात है कि वह जब उनकी प्रिया उनसे दूर होंगी, उनका प्रेम उनसे दूर होगा, वह विरह की स्थिति में होंगे, तो वह दिन उनके लिए अमावस के समान होगा, वह रात उनके लिए अमावस के समान होगी, अर्थात उनके जीवन में अंधेरा होगा। अगला, मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ, यह कहने के लिए कवि ने क्या युक्ति अपनाई है? तो बच्चों देखेंगे कि इसमें कवि ने अपनी जो प्रिया हैं, जो प्रेयसी हैं, उनको भूलने के लिए उन्होंने दक्षिणी ध्रुव के अनंत अंधकार में अपने आप को डुबा देना चाहते हैं। तो यह उक्ति उन्होंने अपनाई है। इस तरह के उपमान का यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है। आगे, भविष्य के प्रति कवि क्यों आशंकित हैं? तो भविष्य के प्रति कवि इसलिए आशंकित हैं कि यदि कभी उनकी प्रिया उन्हें अलग रहना पड़ा तो वह क्या होगा, अकेले नहीं जी पाएंगे। इसी कारण से वह आशंकित हैं कि अगर भविष्य में कभी ऐसा हुआ तो मैं कैसे जी पाऊंगा, यही संभावना उनको है। इसलिए वह अब उन्हें क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वह उन्हें भूलने का दंड दें। कवि को कौन सी भावना पीड़ा देती है? तो कवि को कौन सी भावना पीड़ा देती है बच्चों? तो इसमें जो उत्तर आएगा वो यही आएगा कि कवि को यह भावना पीड़ा देती है कि जो उसकी प्रिया है, जो उसकी प्रेमिका है, वह उस पर क्या करती है, ममता के बादल बरसाती है। तो इस तरह से बच्चों यह काव्य सौंदर्य पढ़ लिया आपने, और काव्यांश आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये 2-2 नंबर के। आपको पैराग्राफ के अनुसार, काव्यांश के अनुसार यह परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप लिख लेंगे और इसका उत्तर लिख करके अच्छे से याद करेंगे। और कविता जितनी अभी तक इस भाग 2 में आपने पढ़ी है, उसकी सप्रसंग व्याख्या भी अपनी कॉपी में आप करेंगे। धन्यवाद।